गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने सॉल्यूशंस की पहली वीडियो देखी थी, मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करा था, है ना। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है इसका नेक्स्ट लेक्चर। देखो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को हेनरीज लॉ पढ़ाया था। तो हेनरीज ने क्या बोला था कि जैसे तुम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे किसी भी गैस के ऊपर, वो उतनी ज़्यादा क्या होएगी, सॉल्युबलाइज होएगी। तो मैंने तुमसे बात करी थी, मैंने तुमसे उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी, और मैंने तुम्हें बोला था कि कल मैं तुम्हारे साथ इसकी जो है वो लिमिटेशंस डिस्कस करूँगी। ऐसी ही मेरी तुम लोगों से बात हुई थी कल, है ना। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिमिटेशंस क्या है, ये लॉ वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे मॉलिक्यूल और स्टेट ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे। मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई फॉरवर्ड रिएक्शन चलनी चाहिए, ना ही कोई बैकवर्ड रिएक्शन चलनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ना तो वो रिएक्ट करेंगे, ना वो एसोशिएट करेंगे, ना डिसोशिएट करेंगे। हेनरी लॉ कभी भी होल्ड नहीं करता व्हेन गैसेज आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ये तो मैंने तुमसे बात करी थी, क्योंकि जब तुमने प्रेशर लगा दिया, पहले तो क्या था कि जो सॉल्वेंट के बीच में स्पेस थी उसमें गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, जाके ऑक्यूपाई हो जा रहे थे। पर धीरे धीरे सारे के सारे स्पेसेस सैचुरेट हो जाएंगे, और एक बार सैचुरेट हो गए तो फिर उसके बाद और जो गैस है वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी या नहीं जाएगी, है ना। दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस इन द सोल्यूशन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो बच्चों, ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो तुमने कर लेनी है इसकी, है ना। ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, इसको नोट कर लो और इसको लर्न कर लेना। एप्लीकेशंस तुमसे कल मैंने डिस्कस कर ली थी बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट तुमने किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करा है ना। तो इस बेसिस पे दो टाइप के सोल्यूशन बन सकते हैं, डिल्यूट सोल्यूशंस, डाइल्यूट सोल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें तुमने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लिया और सोल्यूट बहुत कम डाला, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। देखो जैसे दूध है, वो भी हमारे पास प्रोटीन्स एंड इन सब चीज़ों का मिक्सचर ही है। तो अगर हम देखें तो दूध के अंदर दूध कितना पतला होता है, इजीली फ्लो करता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी सोल्यूशन है, दूध जो है वो एक कैसा है, हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन है। पर हनी क्या है, बड़ा गाढ़ा बिस्कस होता है, तो वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैसे तुम कर सकते हो। अब ऐसे तो है नहीं कि मैंने तुम्हें बोला एक सोल्यूशन बना कर ये लो मैम हमने बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है ना। मतलब उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ जी इसमें इतना सोल्यूट डला है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट का क्या मतलब है कि कितनी परसेंटेज तुमने सोल्यूशन की डाली। वेट बाय वेट मतलब सोल्यूट का भी वेट लोगे और सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का भी वेट लोगे। जैसे मान लो तुमने निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100% है, तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या है, इसमें हम करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है हमारे पास कि हमने वेट लेना है सोल्यूट का और वॉल्यूम लेना है सोल्यूशन का। तो यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, इसमें तुमने इधर करेक्शन करनी है, इधर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करना है, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम देंगे, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा होगा तो तुमने क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर तुम्हें वेट बाई वॉल्यूम देंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है। इंटू 100 तो करना ही है, क्योंकि क्या है हमारे पास परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ईजी मेथड है, इनको तुम बहुत ईजीली कर लोगे, है ना। इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ पुट ही करनी है वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तुम सबने पढ़ी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब तुमने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, है ना। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट मान लो जो तुम्हारे पास ए था वो तुम्हारा सोल्यूट था, और जो बी था वो तुम्हारा सॉल्वेंट था, ठीक है। अब अगर तुम्हारा ए सोल्यूट था और बी सॉल्वेंट था, तो मैंने तुम्हें बोला कि तुमने जो मोल फ्रैक्शन निकालनी है वो निकालनी है तुमने ए की। तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं, तुमने लिख दिया एक्स ए।
नंबर ऑफ मोल्स को Na से लिखते हैं, तो Na तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकालिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिया। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो भी A होगा उसका तुम्हें वेट गिवन होगा वो लिख लोगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल, उससे Na निकल जाएगा, सेम Nb निकाल लोगे। उसके बाद क्या करोगे, इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करोगे और मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो, अगर तुमने हमेशा, हमें पता है जो अगर दो कंपोनेंट्स लेते हो तो उसमें मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो अगर XA निकल गया तुम्हारा तो XB कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस XA, है ना? आसान है ना ये भी, तो इसको तुम इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है इसका मतलब है कि इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब ट्रेस अमाउंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें जनरली जो भी टर्म लोगे उसको पार्ट्स पर मिलियन से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10⁻⁶ का यूज़ करना है तुमने। नेक्स्ट आ गई मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर तुमने मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में लिया है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, है ना? तो इसमें बच्चों अगर देखो, ऐसे तो सीधा ही है मोलैरिटी, है ना? मोलैरिटी में ज़्यादा तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मोलैरिटी क्या होती है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 कब करना है? जब वॉल्यूम तुमने ml में लिया है, और अगर वॉल्यूम तुमने लीटर में लिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसमें देखो तुम लोगों को गिवन है, ये वाला जो फॉर्मूला है तुम लोगों को गिवन है बच्चों, इसमें तुम्हें बताया हुआ है, देखो। ठीक है, और अगर सेम ही फार्मूला तुम यूज़ कर रही हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, और अगर तुमने वॉल्यूम ml में ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मोलैरिटी जो होती है वो हमेशा क्या करती है? वो चेंज कर जाती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, जबकि मोलैरिटी चेंज नहीं करती। मोलैरिटी भी एक तरीका है। तो मोलैरिटी चेंज कर जाती है जब तुम्हारी मोलैरिटी 1 मोलर होगी तो उस सोल्यूशन का नाम होता है मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर, 1 मोलर बोल देते हैं। 0.1 मोलर होगी तो डेकीमोलर बोलते हैं, और 0.5 होगी तो सेमी मोलर बोलते हैं। कई बार क्वेश्चंस में तुम्हें सीधा दे सकता है कि यू हैव गिवन अ सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ दिस, है ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास डिल्यूशन लॉ। डिल्यूशन लॉ क्या है? m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। मान लो कि तुम्हारे पास पहले कोई सोल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m1 थी और उसका वॉल्यूम v1 था। अब तुमने उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया और उसकी मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर दिया। अगर तुम उसकी मोलैरिटी को इंक्रीज़ करोगे बच्चों तो क्या हो, मोलैरिटी को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास? तो क्या होगा, ये वाला यूज़ करोगे फिर तुम सेकेंड की निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा? m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, और m2 कैसे निकाल लोगे? m1v1 अपॉन v2 करके निकाल लो। ठीक है, अब आगे हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी भी सेम ही है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं, इसमें लेते हैं हम, इसमें बच्चों हम यूज़ करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, इसमें हम करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वही आगे हम, ठीक है, इसमें भी सेम है। अगर तुम मास किलोग्राम में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर ग्राम्स में लोगे तो करना है। ठीक है, सेकेंड मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेटर मेथड है। तो ज़्यादा बेटर मेथड है मोलैलिटी, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बेस्ट मेथड इज मोलैलिटी एंड रीजन इज बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर वेयर एज मोलैरिटी गेट चेंज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट आ गया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। जहाँ पे तुम मोल्स ले रहे थे वहाँ पे तुमने ग्राम इक्विवेलेंट्स ले लेने हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसमें क्या होगा? इसमें भी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना? और इक्विवेलेंट वेट, इसमें तुम लोगों को दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी।
तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर दो सोल्यूशन के पास सेम सोल्यूट है और सेम वॉल्यूम है और मोलैरिटीज़ हैं अलग अलग, अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो थर्ड सोल्यूशन की हम कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी, है ना। तो बाय मिक्सिंग ऐसे मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मिक्सिंग का भी तुम लोगों को आ सकता है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों की मिक्सिंग के फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, ये इसी की एक्सटेंशन है आगे ये वाले फॉर्मूले, तो इसको भी तुम लोग देख सकते हो। फॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फार्मूला बेड्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ, इसमें क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूशन सब्सटेंस एडेड टू द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, थॉट ये कट भी है। तो तुमने जनरली कौन सा करना है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे तुमने +1 में करे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है तुम्हारी? रिवीजन टाइप ही है। कंसंट्रेशन टर्म्स तो सारे कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे +1 के अंदर इसके ऊपर, है ना। तो ये इजी सी बात है, इसको सारे ध्यान में रखेंगे और कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन का और जो तुमने करना है तुम्हारे सिलेबस में, जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, वो है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला? फॉर ए सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? जो वेपर्स बनाते हैं, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल जो वेपर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। For a solution of 2 volatile liquids, the vapor pressure of each liquid in the solution is less than the respective vapor pressure of the pure liquids, and the equilibrium partial vapor pressure of the liquid is directly proportional to its mole fraction। क्या बोलना चाहता था? ये बोलना चाहता है कि जब भी तुम ऐसे सोल्यूशन का लिक्विड ऐसे सोल्यूशन ले रहे हो जो दो वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, तो उसमें उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर लिक्विड से कम होता है, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है? वो होता है उसके इक्विलिब्रियम पे जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें 2 लिक्विड्स ए एंड बी हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड ए का कैसे लिखेंगे? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी ए इज इक्वल्स टू के एक्स ए, ठीक है। कांस्टेंट वो हटा देंगे, तो एक्स ए क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के बराबर। पता है तुम्हें, एक्स ए की जगह तुम एन ए डिवाइडेड बाई एन ए, मतलब वही बात आ गई ना। अब एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पी ए क्या? अच्छा, के को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? पी नॉट ए से। के की जगह हमने क्या पुट कर दिया? हमने बोला कि जो एक्स ए है, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज obtained by considering the pure liquid when x is equals to 1। जब मोल फ्रैक्शन 1 थी तो वो प्योर था, ठीक है। तो जो k था उसकी वैल्यू क्या थी? पी नॉट ए थी, तो पी ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए, और पी वी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा? पी टोटल बनेगा पी ए प्लस पी बी, एंड विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए को इसको चेंज कर सकते हो बच्चों, तुम इसको क्या कर सकते हो? जो तुम्हारी एक्स बी है, या तो उसको तुम लिख लो 1 माइनस एक्स ए, या फिर एक्स ए को लिख लो 1 माइनस एक्स बी। तो इसको तुम आगे वो कर सकते हो, या फिर तुम यहीं पे छोड़ सकते हो। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये तुम्हारा रोल्स लॉ है, और जितने भी सोल्यूशन, दुनिया के जो भी सोल्यूशंस इस लॉ को ओवे करेंगे, उन सोल्यूशंस को बोलेंगे हम आइडियल सोल्यूशंस। कौन से सोल्यूशंस बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशंस बोलेंगे, है ना। तो बच्चों हमारे पास आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? दो सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। मतलब क्या होता है इसका? बहुत ही आसान सी बात है। मान लो तुम्हारे पास एक गिलास में पानी था और दूसरी गिलास में भी पानी था, ठीक है, पानी था या कोई भी लिक्विड था। तो जब तुमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है ग्लास ए, मतलब एक ग्लास ए में जितने वेपर अभी बन रहे हैं और बी में तुमने नाप लिए, उसके बाद तुमने उनको इकट्ठा कर दिया और तुमने बोला तीसरे ग्लास सी में, और तुमने बोला कि इकट्ठा करने के बाद भी क्या हो रहा है? जो वेपर प्रेशर है अब इन दोनों का सम है, ठीक है। तो इन दोनों का सम है
पी टोटल जो वेपर प्रेशर आ रहा है, पार्शियल प्रेशर जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है वेपर्स का, वो इन दोनों का सम आ रहा है, ग्लास ए और ग्लास बी का। तो इसका मतलब क्या था कि जो इंटरेक्शन जितनी इंटरेक्शन ए में थी और बी में थी उतनी किसमें ए बी में है, ठीक है। तो यही था रोल्स लॉ, वो भी तो यही कह रहा था ना कि जब तुम वॉलेटाइल लिक्विड का, तो या तो आइडियल सोल्यूशन में या तो ये डेफिनेशन दे दो या ये दे दो कि ऐसे सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को मानते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो तुम्हारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है, मतलब कोई एनर्जी इन्वॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कि जितना तुमने सोचा ना तो कोई एक्सपेंशन होगी ना कोई कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। मतलब अगर तुमने 1 लीटर लिया तो 2 लीटर बनेगा, ये नहीं है कि वो 3 लीटर बन जाएगा या वो हाफ ml रह जाएगा, ठीक है, हाफ लीटर रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों अब देखो ये जो सोल्यूशन है, सम सॉल्यूशंस बिहेव लाइक नियरली बेंजीन टॉलुइन का, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन का, इथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ये तुमने लर्न भी करने हैं। इनको लर्न करोगे ये एज इट इज़ ही पूछे जाते हैं। ये रोल्स लॉ आएगा तो उसका डेफिनेशन देनी है, उसका वो लिख के देना है पूरा, प्लस आइडियल सोल्यूशन में ये ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे देखो पी नॉट ए है तो यहाँ पे एक्स ए वन है तो एक्स बी ज़ीरो हो जाएगा और एक्स ए ज़ीरो होगा तो एक्स बी वन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब एक्स ए वन है और एक्स बी ज़ीरो है तो सिर्फ पी नॉट ए होएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अब बी है ही नहीं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी नहीं होएगा, ठीक है, और उधर पी ए नहीं है तो वहाँ पे पी नॉट। तो जब इस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो वो हमें पी टोटल देगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू देगा, और वो किसकी होगी, अगर हम उनकी इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करें तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, रोल्स लॉ कुछ भी नहीं है। अब देखो ये तो तुम्हें पता चल गया कि जिन सोल्यूशंस ने रोल्स लॉ को ओबे किया वो तो आइडियल सोल्यूशन बन गए, तो ऐसे भी सोल्यूशन होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास एक सोल्यूशन था जो 2 कंपोनेंट से बना था, ठीक है, और उन दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर अलग अलग जितना था, जब उनको ऐड किया तो भी वो उतना ही रहा, मतलब उनकी इंटरेक्शन चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि जब तुम 2 कंपोनेंट्स को ऐड करो तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाए जितना हमने सोचा था रोल्स लॉ से, या कम हो जाए। तो ऐसे सोल्यूशंस को बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस, और इनमें डिफरेंट डेविएशंस होती हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। इसको सबने अच्छे से कर लेना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन बता दी है मैंने तुम लोगों को। पहले हम कल इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है बच्चों। घबराना नहीं है, तैयारी अपनी सही रखो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और तुम लोगों ने अच्छे से करने हैं वो, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे सोच लेना है कि नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें अभी टीचर नहीं मिल रहा है कुछ भी, तुम लोगों को कोई भी डाउट है तुम लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, तुम लोगों को आंसर्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।